आप सभी को मेरा सीए आशा शर्मा का नमस्कार। फ्रेंड्स, विद दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक which is regarding latest amendment in the Income Tax Act, which is related to MSME payments and its disallowance and its allowance. So before going to the income tax provisions which is applicable with assessment with effect from assessment year 24-25 means कि from the current financial year जो कि अभी मार्च में ओवर होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24. But before going to the income tax provision, let's first discuss what is an MSME. MSME क्या है? ठीक है, MSME गवर्न होती है by the MSMED Act, Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006. इसमें in the month of June 2020 गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने MSME के क्राइटेरिया को बढ़ाया था, जिससे कि बहुत सारी एंटिटीज़ एलिजिबल हो गई थी टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस MSME एक्ट. अब मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो नोटिफिकेशन मैंने अभी बात की जून 2020 की, द डेट वाज 23 जून 2020 एंड आफ्टर द अमेंडमेंट इन जून 2020 जो कि रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है एप्लीकेबल हुई फ्रॉम द 1 जुलाई 2020 इटसेल्फ. एंड इसमें इन्होंने एक मेजर चेंज किया जहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. सेक्शन 2 क्लॉज ई जो है ऑफ MSMED एक्ट डिफाइन करता है एंटरप्राइजेस को. ये कहता है एनी एंटिटी विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस प्रोवाइडर एंटिटी, दे आर एलिजिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री और फिशिंग हो गया, उनको एलिजिबल नहीं है, दे कांट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर दिस MSME एक्ट. इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयज़ फॉर डोमेस्टिक पर्सनल, ये भी अलाउड नहीं है. एंटरप्राइज को डिफाइन करने के बाद हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? कब कौन सी एंटिटी माइक्रो मानी जाएगी? व्हेन इट विल बी ट्रीटेड एज मीडियम और इट विल बी ट्रीटेड एज स्मॉल. So for micro enterprises, one entity will be regarded as micro if the investment in plant and machinery and equipment is maximum up to 1 CR, I mean 1 crore, and annual turnover other than export, because export turnover अगर है तो that will not be counted as part of turnover for the for checking whether it is eligible for MSME or not. Annual turnover a maximum up to 5 crores, meaning thereby if an entity engaged in manufacturing or service provider, its investment in plant and machinery and equipment is up to rupees 1 crore and annual turnover is up to rupees 5 crore, then it will be treated as micro enterprises. Similarly, if the investment in plant and machinery and equipment is up to 10 crore, more than 1 crore but up to 10 crore, and its annual turnover more than 5 crore but up to 50 crore, then it will be treated as small entity. And if it is a medium के लिए हम क्या क्राइटेरिया है? अगर investment in plant and machinery is maximum up to 50 crore, meaning thereby above 10 crore but up to 50 crore, and turnover above 50 crore but up to 250 crore, then it will be treated as medium enterprises. And if the investment in plant and machinery or turnover goes beyond 50 crore or 250 crore as the case may be, then it won't be treated as micro, small or medium. It will be out of this MSME criteria. Now let's talk about the payment conditions. Government बहुत incentivize करती है MSME को. इनके लिए काफ़ी safeguards भी लेकर के आती हैं. उन्हीं में से एक है regarding the payment terms. Payment terms प्रोवाइड किए गए सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट में. ये कहता है दैट बायर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑन और बिफोर द एग्रीड डेट इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग. इन अदरवाइज केस ही हैज़ टू मेक द पेमेंट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है? अग्रीड पीरियड क्या है? अपॉइंटेड डेट मीन्स 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस पे आपने कहा कि हमें ये गुड्स एक्सेप्ट कर लिए या ये सर्विसेज एक्सेप्ट कर ली, देन इट विल बी द अपॉइंटेड डेट. उसके मैक्सिमम 15 डेज के अंदर यू नीड टू मेक द पेमेंट इफ देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट.
एंड अगर रिटर्न एग्रीमेंट है आपका, देन इन दैट केस एज पर द डेट आपकी जो भी आपने अपने रिटर्न एग्रीमेंट में डिफाइन की है कि वेदर 30 days, 40 days, 45 days, यहाँ पे एक कैच और आता है दैट दिस एग्रीड पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 45 days. इन शॉर्ट, अगर एमएसएमई सप्लायर के साथ आपका रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है, देन रिगार्डिंग पेमेंट टर्म्स नहीं है, देन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी विद इन 15 days. और अगर आपका एग्रीमेंट है, देन एज पर द एग्रीमेंट पीरियड, बट दैट एग्रीमेंट पीरियड कैन नॉट एक्सीड द 45 days इन एनी केस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट के बाद हम आते हैं इंटरेस्ट प्रोविजन पे. इंटरेस्ट के लिए भी बहुत एक बढ़िया प्रोविजन है. एमएसएमई को अगर हम सिर्फ एमएसएमई के नज़रिए से देखते हैं, अगर उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है, इफ द एमएसएमई डजंट रिसीव द पेमेंट ऑन टाइम, देन देयर इज अ इंटरेस्ट प्रोविजन. It is provided in section 16 of MSMED Act. It says, if the buyer fails to make the payment of amount to the supplier as required in section 15, जो भी हमने payment terms पढ़ी, then buyer shall be liable to pay interest at what rate? Interest will be at the rate which is 3 times the bank rate notified by the RBI, and it will be compounded annually. तो इंटरेस्ट जो पेबल होगा, एंड दिस इंटरेस्ट विल बी पेबल फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट और द एग्रीड डेट, अभी हमने पढ़ा एज द केस में बी. तो 3 times इंटरेस्ट का प्रोविजन है एज पर सेक्शन 16. मीन्स क्या हुआ कि अगर बायर ने टाइम पे पेमेंट नहीं की जैसा कि सेक्शन 15 में था, देन इन दैट केस उसे इंटरेस्ट का प्रोविजन करना पड़ेगा जो कि 3 times होता है बैंक रेट के. Now comes the section 23 of the MSMED Act which says कि interest जो कि अभी section 16 में पढ़ा, that interest would not be allowed as deduction from the income. MSMED का जो एक्ट है ये ओवरराइड करता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट को भी. It says notwithstanding anything contained in the income tax act, means whatever interest buyer is liable to pay or is actually paying to the supplier, that interest will not be allowed as deduction, and that will be added back to the income of the assessee, or rather we can say income of the buyer. Means it's a dead loss for the buyer. Now comes the section 24. section 24 ने कहा MSMED एक्ट के सेक्शन नंबर 15 रिगार्डिंग पेमेंट टर्म्स, सेक्शन नंबर this 16 रिगार्डिंग इंटरेस्ट टर्म, देन 17, 18, 19, 20 अप टू सेक्शन नंबर 23. ये ओवरराइड करेगा कोई भी इनकंसिस्टेंसी इसमें है, दैट विल ओवरराइड एनी अदर लॉ एज द केस में बी, वट एवर इज इन द फोर्स फॉर द टाइम बी. सेक्शन 22 पे भी हम बात कर लेते हैं एमएसएमईडी की. सेक्शन 22 बेसिकली आता है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर फैक्ट्स. ये कहता है कि जो भी आपका अनपेड अमाउंट है, वेदर इट इज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया हमें दे दिए, लाइक यू नीड टू डिस्क्लोज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन सेपरेटली, प्रिंसिपल सेपरेटली एंड इंटरेस्ट सेपरेटली. देन इंटरेस्ट पेड बाय द बायर एज पर टर्म्स ऑफ सेक्शन 16, कि इसको 3 times कितना देना है, वॉट एवर इंटरेस्ट इज अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिलेड पेमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स. तो कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज देयर एज पर सेक्शन 22 ऑफ द MSMED एक्ट. It further says कि amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years until such interest is due and paid, that need to be disclosed. Purpose is to make the disallowance under Income Tax Act. But section 22 का disclosure कहाँ पे आता है? मेनली जहाँ पे वो ऑडिटेबल असेसी हैं वहाँ पे, क्योंकि सेक्शन 22 बात करता है इफ़ द केस इज अंडर ऑडिट. मीन्स अगर ऑडिट का केस है, बायर को अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर में डिटेल्स देनी होगी कि कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड ऑल, इसका प्रॉपर फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड. इसी की लाइन में MCA इज ऑल्सो रिवाइज शेड्यूल 3, अमेंडेड इज शेड्यूल 3 इन द ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2021, where formats were specified for the detailed disclosure of payments outstanding to the MSMEs, जहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड ऑल उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है. फर्दर अगर हम देखें क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD विच इज आवर टैक्स ऑडिट फॉर्म, लेमैन वी कैन से,
tax audit form. It also requires disclosure of the amount of interest inadmissible under section 23 of the MSMED Act. हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी फॉर्मेट्स हमें रिकमेंड किए हैं फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ऑल्सो, विच ऑल्सो गिव्स अ प्रॉपर प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ दीज आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स टू द MSMEs. सो फ्रेंड्स, अब हमने MSME के बारे में जान लिया कि MSME कौन है. तो अब हम बढ़ते हैं कि हमारा इनकम टैक्स में क्या अमेंडमेंट आई है जो कि हमारे इस MSME से रिलेटेड है. फाइनेंस एक्ट 2023 एक न्यू क्लॉज इंसर्ट हुआ. इट हैज़ इंसर्टेड अ न्यू क्लॉज इन सेक्शन 43B विच इज़ क्लॉज H, एंड दिस क्लॉज H इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24, मीनिंग देयर बाय असेसमेंट ईयर 24-25. क्लॉज H कहता है कि एनी सम पेएबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइंड इट, micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the MSMED Act. अब सेक्शन 43 क्या है? क्लॉज एच तो हमने पढ़ लिया. 43B क्या है? 43B प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन डिडक्शंस विच इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, एंड इस मीन्स कि कोई भी डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ द एक्चुअल पेमेंट इज मेड, नॉट व्हेन इट इज पेएबल. बट देयर इज अ फर्स्ट प्रोवाइजो विच सेज दैट कि if such payment whatever covered in the 43B like taxes, interest, payment to Indian Railways for use of their assets etc. are made up to the due date of the ITR as per section 139(1), then it will be allowed as deduction in that year itself. मीनिंग कि अगर 31 मार्च 23 को मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, लाइक इंटरेस्ट मेरा पेएबल में आ रहा है, but that interest is paid before the due date of ITR under 139(1), then it will be allowed as deduction for the financial year of that March itself. But ये जो न्यू क्लॉज है, क्लॉज H, MSME की पेमेंट से रिलेटेड, that is excluded from the proviso. What does this exclusion means? It means whether you have paid the amount before the ITR due date or not, that doesn't matter. It won't be allowed as deduction in the financial year. Let's read it with the example. For example, 31st March 2024 कमिंग जो भी आएगा हमारा 31st March 2024 में I have an outstanding balance of this let's say 1 crore rupees, and I paid that 1 crore rupees in the month of July 2024, that is before the due date. Even then it won't be allowed as deduction in the financial year 23-24. So when it will be allowed? It will be allowed only in the year when it is actually paid. But there is one carve out here. The thing is, if that outstanding is paid within the time agreed upon or within the 15 days in case there is no return agreement, मीनिंग देयर बाई अगर मेरा 31 मार्च का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एंड मैं उसको पे कर देती हूँ अप टू लेट्स से 14th अप्रैल को विद इन द 15 days, then it will be allowed in that financial year itself, in the financial year 23-24 itself. But if I pay it in the month of July, let's say, because that will exceed the 45 days period also, but if I pay it in the July 24, then it will be allowed as deduction only in the year financial year 24-25 only. तो what will happen? Let's say कि मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था 10 लाख रुपीज़ का, मेरा माइक्रो और स्मॉल एंटिटी की तरफ आउटस्टैंडिंग था 80 लाख रुपीज़ का, ठीक है, एंड आई पेड होल 80 लाख इन द मंथ ऑफ जुलाई, then this whole 80 lakh will be disallowed and added to my profit. So 10 lakh profit plus 80 lakh of disallowance. Total income for the financial year 23-24 will be rupees 90 lakhs. Right? And if I pay that 80 lakh rupees or any portion of it, let's say 25 lakhs I paid, let's say 30 lakh rupees I paid in the month of April up to 10th of April. Then balance 80 lakhs minus 30 lakhs because 30 lakh I paid in time. So balance 50 lakh will be added back to my income. So 10 lakh profit plus 50 lakh, total 60 lakh will be my income for financial year 23-24.
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स से माई supplier's turnover is, let's say, 300 crores, then it's not applicable. Why? Because that supplier or creditor, you can say, that supplier is a medium enterprises, and this 43B clause H is applicable only for the micro and small enterprises. What about trader? If I have purchased goods from the trader, then in my humble opinion, this 43B clause H will not be applicable in that case also, because as per the office memorandum issued by the Ministry of MSME, this trader can take the registration under MSME Act only for the purpose of priority sector lending benefit. So ideally this should not be allowed to them, this benefit of income tax. So let's hope for some clarification from the department side also, to avoid any litigation and anything else. So let's do the other example. What about the opening balance? Let's say if I have some opening balance as on 1st April 2023, which is coming from the last year, 31st March 23, then in my view it will also not be disallowed. Why? Because I have not claimed that amount as deduction in the financial year 23-24. So opening balance will not be allowed as will not be disallowed. Now next example, let's say where there is some TDS default. How TDS default? Example 194Q, where TDS is required to be deducted on purchase up to certain specified, if it is above certain specified limit. Or service entities are also considered, so there can be a case of TDS under 194J, 194C in that case, and TDS is not deducted. If TDS is not deducted where it was required to, then there is a TDS default, and disallowance under section 40 clause A subclause IA comes into the picture, where 30% amount is disallowed. In that case, question arises कि whether double disallowance will be there under 43B clause H and this 40A clause IA also. The answer is no. Deduction will be disallowed only in the 43B clause H because when I have not been allowed any deduction, then why the TDS? So 43B clause H will apply in that case. So another question arises, if let's say I as a customer is I am also micro enterprises and I have purchased some goods from another micro enterprises, so whether I will also, my expenses or my deduction of my purchase will also be disallowed if I am not paying in time? The answer is yes, because as of now there is no relaxation for the micro or small entity which themselves are customers and they need to pay to the another MSME, or rather I will say to pay another micro or small entity. So it is applicable to all assessees, whether under audit or not under audit, whosoever is doing business, it is applicable. 43B clause H is applicable to them. So with this I have tried to cover all the important aspects related to this MSME payment specially, which is going to affect your balance sheet in a huge manner. It may drastically change the balance sheet picture of yours for the coming financial year. So appropriate action is required to be taken well within the time. So with this I thanks all of you for your time, and thanks for watching. And for any further issues or clarifications, you may reach to me at my mail ID given in the description box. Thanks for watching. Namaste and take care.